नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। संसद के मॉनसून सत्र में अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। दोनों सदन में आज खेल, खनिज और बंदरगाहों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा सूचीबद्ध। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर को भी बारिश ने भिगोया। जम्मू कश्मीर के लाल चौक से लेकर देश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। दिल्ली में बाइक पर तिरंगा लेकर निकले सांसद। और अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की समय सीमा 90 दिन के लिए बढ़ाई। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए हस्ताक्षर। समाचारों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले कहा कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। ये भी कहा कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने से वंचित नहीं रहेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के लिए वो बाध्य नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां एसआईआर विषय को लेकर विपक्षी दल सदन में लगातार व्यवधान डाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के कई बार आपत्तियां आमंत्रित करने के बावजूद विपक्ष एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाया है और अपने दावों को सत्यापित करने में अभी तक विफल रहा है। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल से प्राप्त दावे और आपत्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जबकि साधारण मतदाताओं ने 13,970 दावे या आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनमें योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग की गई है। इनका भी निस्तारण अभी नहीं हुआ है। साथ ही 63,591 नए मतदाताओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। संसद के दोनों सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते हैं। लोकसभा की बात करें तो यहां भारतीय पत्तन विधेयक और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इन विधेयकों को पारित करा लिया जाए। भारतीय पत्तन विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून की मजबूती और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। विधेयक में समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज लोकसभा से कल पारित 2 खेल विधेयकों पर चर्चा होगी, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। सरकार की ओर से आज इन दोनों विधेयकों को पारित कराने की कोशिश होगी। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। विधेयक में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित हर खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही यह विधेयक खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करने, उनके परीक्षण, प्रवर्तन और उल्लंघन से संबंधित निर्णयों के लिए एक संरचना प्रदान करने का भी काम करेगा।
संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन भी संसद भवन परिसर में विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्षी दल बिहार में एसआईआर और कथित वोट चोरी के आरोप में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, लगातार लोकसभा के परिसर में, संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। लगातार हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। इधर उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया है। होटल्स में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। धराली में आई आपदा ने क्षेत्र के भूगोल को ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों के जीवन यापन के साधनों को भी छीन लिया है। वहीं कुछ लोग अभी भी अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। गीतांजलि और तनिष्क इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि गीतांजलि और तनिष्क, इनका धराली में रिजॉर्ट था और जिस समय आपदा आई थी उस समय ये लोग वहीं थे। अभी ये लोग सुरक्षित यहाँ पर पहुँच गए उत्तरकाशी में, लेकिन इनके परिवार के कुछ लोग अभी भी धराली में हैं। आप बता पाएंगे क्या स्थिति थी उस समय जब ये पूरा का पूरा मलबा और ये पानी आया था? हम बता नहीं सकते कि एकदम से जो फ्लड आया उसमें सब लोग वहाँ से सीटियाँ मार रहे, सब लोग चिल्ला रहे थे और जितने घर वाले थे, गांव वाले थे, उनको खुद समझ नहीं आया। हबड़ा दबड़ी में जो जहाँ भाग सका, जिसने जो जगह देख सकी वो वहाँ भागा। जैसे ही हमें कुछ पता चला हमने फ़ोन ट्राई किए कि कोई तो वो होगा। नीचे रिजॉर्ट में काफ़ी स्टाफ थे, हमने उन्हें ट्राई किया, उनको पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि अभी हम सेफ़ है, लेकिन हमें खुद हमने उन्हें कहा तुम सीधा मुखवा की तरफ भागो। हम जो भी बाकी लोग थे, हमारे घर के लोग थे, जितने भी गाँव वाले थे, वो सब जंगल की तरफ भागने लगे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया जब तक पहला वो आया। जब बाद में आता गया तब पता चला कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। जो हमारा रिजॉर्ट था, बगीचे थे, घर था, वो कुछ भी नहीं बचा है। जो बचे भी हैं उनमें सब कुछ मलमा है, तो वो किसी काम की नहीं रह चुके। अब हम किसके पास जाएं, क्या करें? हमारे पास तो रहने को घर तक नहीं रह गया। दूसरा, अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी और कौन लोग हैं वहाँ पर आपके, और आपकी बात हुई उनसे? सर किसी से कोई बात नहीं। जो लास्ट हमारी बात हुई थी वो 2:30 बजे हुई थी उनसे बात, तो उन्होंने कहा कि हम जंगल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ना उनसे कोई बात हुई, ना हमें कोई लिस्ट में उनका नाम मिला, ना किसी से कोई कॉन्टैक्ट हो। हमने हर जगह पता करा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। अभी जैसे यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, अभी 300 के करीब लोग हैं। आईजी बोल रहे हैं कि शायद आज शाम तक जितने भी लोग वहाँ पे होंगे उनको सुरक्षित ले आएंगे, क्योंकि मौसम भी पिछले 2-3 दिन से ख़राब चल रहा था। आप बताएं कौन रिलेटिव थे वहाँ पे? वहाँ मेरी मामी और मेरा भाई था। तो लास्ट टाइम तो उनसे वही बात हुई थी कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही धराली है जहाँ हम रहते थे। ये आपने देखा कि ये लोग धराली में थे और जिस समय मलबा आया था, अभी सुरक्षित ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनके परिवार के कुछ और लोग हैं जिनसे इनकी बात भी हुई है, और जैसा कि पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि अभी 300 के करीब लोग हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जितने भी लोग हर्षिल, धराली या गंगोत्री में होंगे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल कर उत्तरकाशी पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। वहीं बिहार में भी पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिलों के 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं शासन और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है। कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है। वहीं रविवार को पानी में डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है।
वहीं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक 13 से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी भारी बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो लोकसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपको बताएं कि 11 बजे से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल का ये अहम समय होता है। चेयर की तरफ से बार बार विपक्ष को लगातार समझाइश दी जा रही है कि ये बहुत ही अहम समय है, प्रश्नकाल होता है, सभी सदस्य अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार चौथे सप्ताह भी जारी है। एसआईआर पर विपक्ष ने शोर शराबा करना शुरू किया और आखिर सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ आज भी नजर आया। चौथे सप्ताह का आज दूसरा दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष जहां विधायी कामकाज को आगे बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष अपने एजेंडे के साथ लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। संध्या, जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के तमाम सांसद हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे और लोकसभा अध्यक्ष ने अपील की कि सदन को चलने दें। प्रश्नकाल हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण समय होता है, तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन जब हंगामा जारी रहा तब लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हमने देखा कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी एक व्यक्ति की जिद के चलते संसद को इस तरह से न चलने देना ये कतई उचित नहीं है और सत्ता पक्ष सरकार की ये कोशिश होगी कि जो विधायी कामकाज है उसे निपटाया जाए। और कल हमने देखा कि दोपहर बाद लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विधायी कामकाज को लेकर एक प्रगति हुई। तमाम महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। कराधान से जुड़ा जो विधेयक है, आयकर संशोधन बिल, वो लोकसभा में पारित हुआ। आज राज्यसभा में उस बिल को रखा जाना है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बीच दोपहर बाद सरकार ये सत्ता पक्ष की कोशिश कर रही है कि जो अहम विधायी कामकाज है उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष का उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से या कहें कि कुछ हफ्तों से हंगामा कर रही है, उस पर हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज हमने देखा कि मकर द्वार पर भी कांग्रेस और तमाम सांसद बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर एक तरह से हंगामा करते हुए, चर्चा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। और वही नजारा, वही दृश्य देखने को मिला संसद भवन परिसर में भी, जब प्रदर्शन विपक्ष के सांसद कर रहे थे, और सदन में भी वही हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रश्नकाल लोकसभा में नहीं चल पाया। शैलेंद्र, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पर भी एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है बिहार एसआईआर को लेकर के, लेकिन सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना ये तो किसी तरह से जायज नजर नहीं आता, क्योंकि जो देश भर की जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, और वहीं पर अगर उनकी ही आवाज सदस्य नहीं उठा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि जो हैं, जो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सवाल के घेरे में तो आते हैं। देखिए संध्या, विपक्ष को ये समझना होगा कि वो सदन के अंदर मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम कानून होते हैं। जो मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज से जुड़ा कोई चर्चा की मांग करना, ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि ये ऐसी रूलिंग दोनों सदनों में आ चुकी है। हाँ, चुनाव सुधारों से जुड़ा कोई मुद्दा हो वो अलग बात है। हमने देखा है कि इस बात को सत्ता पक्ष की तरफ से रेखांकित किया गया है कि जिस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं ये सदन में इसको चर्चा नहीं हो सकती, और पीठ की तरफ से भी ये कहा गया, पीठासीन की तरफ से भी, कि आप इस तरह चर्चा की जो मांग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कतई उचित नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है वो इस तरह से कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर
सदन में बाकी कामकाज बाधित करके इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जबकि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज जो प्रक्रिया है, वो अगर वो कोई कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं उसकी प्रक्रिया पर चर्चा नहीं हो सकती। ये क्या नया एक तरफ से देखें चलन विपक्ष चाहता है, क्या आखिर उसकी मंशा क्या है? क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया बार बार कि जो बिहार में एसआईआर हो रहा है ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मतदाता सूची को संशोधित करना, उसमें जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम हटाना, नए लोगों के नाम जोड़ना, जो लोग कहीं अलग बस गए हैं उनका नाम हटाना, ये एक प्रक्रिया है जो वर्षों से चुनाव के पहले इस पर चुनाव आयोग अपना काम करता रहा है। और अब इस बात को इस तरह से पेश करना, तो क्या विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये चाहते हैं कि देश में जो घुसपैठिए हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं वो जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो मतदाता बन जाए? यहाँ तक के भी आरोप लगाए गए हैं विपक्षी सांसदों पर कि उनकी मंशा क्या है। सत्ता पक्ष ने यह सवाल उठाया है। लेकिन शैलेंद्र, राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। सवाल यहाँ पर एक बार फिर से यही उठ रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर के अगर किसी तरह की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आयोग तो बुला रहा है, जाकर के बात की जाए। ऐसे में दोनों ही सदनों की कार्रवाई नहीं चलने देना, ये कहाँ तक जायज़ लगता है? क्योंकि ये अहम समय होता है, खर्च तो होता ही है, साथ ही साथ जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, वो भी तो चर्चा से रह जाते हैं सदन में। देखिए संध्या, जब सदन चलता है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में प्रश्नकाल होता है, सांसद जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तमाम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जाती है। इसके अलावा शून्यकाल में सवाल सांसद पूछ सकते हैं, किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जब गतिरोध होता है तो संसद का समय बर्बाद होता है और करोड़ों रुपए एक तरह से संसद की कार्रवाई पर बर्बाद होते हैं जब सदन नहीं चलता है। तो ये विपक्ष को अपने रवैये के बारे में सोचना होगा। हमने देखा कि कल एक मार्च निकालने की कोशिश की चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय की तरफ, और जब चुनाव आयोग ने 30 चिन्हित सांसदों को एक तरह से कहा था कि वो आकर अपनी बात कहें, लेकिन तमाम विपक्ष के सांसद एक साथ मार्च निकालते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उस पर भी सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि उनकी मंशा दरअसल एक अराजकता का संदेश देने की है। उनकी मंशा कैमरा और फोटोग्राफर्स को फोटो खिंचवाने की है, बजाय इसकी कि जो मुद्दे उठाना चाहते हैं अगर उसमें कोई दम है तो फिर वो अपनी बात सही तरीके से रखें। और हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो एक तरह से एक प्रेजेंटेशन रखा था और उसमें तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो खुद ही हलफनामा नहीं दे रहे हैं, खुद ही एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी की मंशा पर सवाल उठता है। मंशा पर सवाल तो उठ ही रहा है शैलेंद्र, लेकिन साफ तौर पर अब जनता ये भी देख रही है कि जनता से ही जुड़े हुए मुद्दे और वो विषय जब जिस पटल पर रखे जाने चाहिए वहां पर उनके जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर के लगातार सदन के बाहर, सदन के भीतर हंगामा करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप देखें कि संसद के मानसून सत्र में अगर एक महत्वपूर्ण चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर छोड़ दें तो ज्यादा कामकाज किसी विषय पर चर्चा को लेकर नहीं हो पाया है, क्योंकि विपक्ष का एक अड़ियल रवैया देखने को मिला है। और लगातार जब चौथे हफ्ते का दूसरा दिन है, हमने देखा है कि अधिकांश दिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई है। बेहद कम कामकाज हो पाया है। विधायी कामकाज भी जितनी चर्चा किसी विधेयक पर होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं हो पाई। नेशनल स्पोर्ट बिल और जो डोपिंग विरोधी जो बिल था वो आप देखें कि उस पर एक विस्तार से चर्चा की जरूरत थी, लेकिन उसे फिर विपक्ष के हंगामे के चलते जल्दबाजी में पारित कराना पड़ा। हम देख रहे हैं कि जो टैक्स कराधान से जुड़ा जो बिल है, आयकर संशोधन बिल, वो बहुत महत्वपूर्ण बिल है। प्रवर समिति को गया था, उसने सिफारिश की थी, पुराना बिल वापस लिया गया था। कल नया बिल पेश हुआ और पेश होने के बाद पारित भी हुआ, इससे पहले पेश किया जा चुका था। तो ये ऐसे विधेयक हैं जिन पर जमकर चर्चा होनी चाहिए थी। उनके प्रावधानों पर जब चर्चा होती तो देश जान पाता कि कितना महत्वपूर्ण विधायी कामकाज संसद के जरिए आगे बढ़ रहा है, उस पर प्रगति हो रही है। आज संभवतः राज्यसभा में भी ये विधेयक आएगा,
लेकिन बिना ज्यादा अधिक चर्चा के विधेयकों को पारित कराने की जो मजबूरी है सत्ता पक्ष की, वो दिखाई देती है। क्योंकि विपक्षी जो सांसद है, विपक्षी जो दल है, वो कोई सहयोग करते नजर नहीं आ रहे। वो एक उस पर चर्चा को लेकर सकारात्मक रवैया नहीं दिखा रहे कि इन विधायी कामकाज को लेकर चर्चा हो, विधेयकों के प्रावधानों पर बहस हो। शैलेंद्र, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों को जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी लगातार संसद को कवर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष लगातार विधायी कामकाज को हंगामे और शोर शराबे के बीच भी आगे बढ़ा रहा है, वहीं विपक्ष को हम देख रहे हैं कि लगातार गतिरोध पैदा किया जा रहा है। ये गतिरोध सिर्फ संसद के दोनों सदनों में नहीं है, बल्कि इस देश के विकास में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा, बड़ी गति को रोध बनते हुए हम गतिरोध के रूप में देख रहे हैं। देखिए, संसद में जब सुचारू रूप से कामकाज होता है तो निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक प्रभाव जो शासन व्यवस्था है उस पर पड़ता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। अगर किसी विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है तो वो भी होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो संसद के जरिए एक मंच है, आप उन विषयों पर जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है उसे उठा सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन खुद ये मुद्दे तय करना, किस नियम के तहत चर्चा हो, ऐसे विषयों पर चर्चा की मांग करना जिस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, ये एक हठधर्मता वाला रवैया है। ऐसा आरोप सत्ता पक्ष लगाता रहा और इसीलिए कल संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि किसी एक व्यक्ति या परिवार की जिद की वजह से संसद ना चले, ये वो कतई नहीं होने देंगे। सत्ता पक्ष ये सुनिश्चित करेगा कि विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, सत्ता पक्ष लगातार यही चाहता है कि विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो मानसून सत्र है कई अहम विधायी कामकाज के साथ इस सत्र को संपन्न कराए जाने की मंशा सत्ता पक्ष की थी। सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पर कई विषय डिस्कस भी होते हैं, कहा भी जाता है कि सदन की कार्रवाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है और लगातार विपक्ष एक अपनी तय रणनीति के तहत सदन की कार्रवाई नहीं चलने देता है। जी बिल्कुल, और आज हमने यही दृश्य संसद के दोनों सदनों में देखा, पहले लोकसभा में और राज्यसभा में, कि विपक्ष की जो हठधर्मता थी, विपक्ष पर जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि वो सदन में हंगामा में ज्यादा रुचि रखता है बजाय कि सदन में कामकाज हो, तो इसकी वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। बिल्कुल शैलेंद्र, लोकसभा की कार्रवाई अब एक बार फिर 12 बजे से शुरू होगी। देखना होगा कि कौन कौन से विधायी कामकाज आगे बढ़ते हैं। वहीं राज्यसभा 2 बजे से फिर से बैठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। जी हां, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक चौराहे लाल चौक की तस्वीरें, जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। देशभक्ति से भरी ये तस्वीरें रग रग में जोश भरती हैं। 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है और केंद्र सरकार की अपील पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दृश्यों में आप देख सकते हैं हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है और ये यात्रा निकल रही है हर घर तिरंगा अभियान के तहत। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, सशस्त्र बलों के अधिकारियों का अभिनंदन किया है। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग
के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने 1508 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली। मां भारती को याद करते हुए, मां भारती को नमन करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्राएं निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज सुबह यह तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। मां भारती को याद करते हुए हाथों में तिरंगा ध्वज लिए ये तमाम लोग निकले हैं सड़कों पर रैली के रूप में। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देशभक्ति के रंग को और गहरा करने के लिए इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। गांव हो, कस्बे हो या शहर, हर जगह तिरंगे के रंग में लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक पर तिरंगा लेकर रैली निकाली। संस्कृति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली भारत मंडपम से इंडिया गेट गोल चक्कर तक आयोजित की गई थी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा एक ऐसी ताकत है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगा को मात्र देखने भर से ही लोगों के खून के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा देश के युवाओं को देश की आजादी के संघर्ष को याद दिलाने का काम करती है। ये तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस माँ भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। हर घर तिरंगा का मतलब ये है कि देश का आज़ादी हम जब पर्व मनाते हैं तो हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए और देश के विशेषकर युवाओं को ये याद दिलाते हैं कि देश का आज़ादी कितना मुश्किल से, कितना कुर्बानियाँ दे करके प्राप्त की है। क्या है कि आजकल बच्चे जो नहीं मालूम ना आज़ादी कितना मुश्किल से प्राप्त किए हैं, तो जोश दिलाना है, याद दिलाना है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। हर घर तिरंगा बाइक रैली दिल्ली के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची, जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सांसदों से लेकर सेना तक सभी लोग बाइक रैली के माध्यम से अपनी देशभक्ति और अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना वो अपने अंदर लेकर के चल रहा है और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं। जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस बार का 15 अगस्त बेहद खास है। आज हम सबने भारत मंडपम से बाइक यात्रा तिरंगा लिए हुए नेशनल स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो लगी है इंडिया गेट के सामने, वहां पे समापन किया। बहनों ने शामिल होकर के इसको सफल बनाया। जितने लोग शामिल हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा बाइक रैली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई। हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने उनसे इस मौके पर खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। क्या संदेश है इस यात्रा के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या संदेश दे रही है यात्रा के जरिए? तिरंगा हमारी आन बान और शान है
और हर बार 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है। इस बार की तिरंगा यात्रा कुछ खास है, आप भी देख रहे हैं युवाओं में कहीं ज़्यादा उत्साह, पहले से भी दुगना उत्साह आपको दिख रहा है। और ये है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दुश्मन को, आतंकवाद को और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत माता की जय। एक जो हम देख रहे हैं कि बाइक रैली में जवान में महिलाएं ज़्यादा है, क्या कारण है? देखिए, सिंदूर जो है ना वो अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति का पर्याय भी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप यहाँ पर युवाओं का जो सम्मिलित, उनका जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, उसमें भारत की बेटियां भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो ये थे हमारे साथ बांसुरी स्वराज, कैमरामैन सौरभ के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इतना ही नहीं, साइक्लोथॉन तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने आई छात्राएं भी काफी खुश नजर आईं। हम अवेयरनेस बढ़ा सके कि एनवायरनमेंट में हमें फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और इससे हमारे को फ्रीडम का भी मिल रहा है कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है ताकि लड़कियां फ्री रहें और लड़कियों को एनकरेज भी करें और अवेयरनेस भी बढ़ाएं कि ताकि हम हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। इस अच्छे पर्व पे लड़कियों द्वारा ऐसे सरकार के द्वारा ये कराया जा रहा है और इससे काफ़ी फ़ायदे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी से लेके भी फ़ायदे हैं। ये हमारी जो लेग्स हैं उसको अच्छे से रखती है, हमारी फिजिकल फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है और साइकिलिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता अजित द्विवेदी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश प्रेम के जज्बे के साथ तिरंगा यात्रा राजधानी दिल्ली से लेकर देश के गांव-गांव में आयोजित की जा रही है, जिसमें युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी हमारे साथ है। किस तरह का उत्साह है तिरंगा यात्रा को लेकर और किस तरह का आप देखते हैं? आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हर घर तिरंगा आज पूरे देश के अंदर अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अथाह सम्मान और त्याग और बलिदान की भावना से चैतन्य होती है और इस राष्ट्रीय ध्वज ये झुके नहीं, इसके लिए हमारे लाखों हमारे अग्रजों ने, हमारे पूर्वजों ने प्राणों का उत्सर्ग किया और हमें ये प्रेरणा दी कि ये ध्वज कभी झुके नहीं और लगातार ये लहराते रहे। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जिस तरीके से गांव-गांव में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है, उसको किस तरह देख रहे हैं, कितना उत्साह दिखता है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे? पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बूथ स्तर तक ये तिरंगा यात्रा बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में क्या है ये यात्राएं निकाली जा रही है और जनता जनार्दन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो जो तिरंगा यात्रा है वो लगातार निकाली जा रही है। शहरों की बात करें तो वहां से लेकर गांव तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में जो इसमें युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का और राष्ट्रीय एकता का संदेश जो है वो दे रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजित द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिला प्रशासन ने सोनमर्ग के सुरम्य मैदानों में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये रैली सोनमर्ग के मुख्य बाजार से शुरू हुई और थजवास ग्लेशियर पर समाप्त हुई। इस रैली ने सोनमर्ग की मनोरम पृष्ठभूमि में देशभक्ति का जीवंत प्रदर्शन भी किया। हर घर तिरंगा 2025 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का चौथा संस्करण है। ये हर भारतीय में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का एक जन आंदोलन है। तिरंगे की भावना से जुड़ी हमारी साझा पहचान स्वतंत्रता और एकता का उत्सव है। यह अभियान अब एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया है, जिसमें पूरे भारत और दुनिया भर के भारतीयों की भागीदारी समाहित है।
देश की आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे गौरव और सम्मान के साथ देश भर में हर घर पर फहराया जाए। इसी उद्देश्य से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम में स्वच्छ कार्यों, नागरिक गौरव, स्वच्छता अभियान और हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता पर जोर दिया गया है। इस अभियान में तिरंगा से प्रेरित कला प्रदर्शनियां, पुलिस कर्मियों, सैनिकों को राखी और पत्र भेजना, माई गॉव पर प्रश्नोत्तरी, सार्वजनिक भवनों पर रोशनी, रैलियां, तिरंगा यात्राएं और मानव श्रृंखलाएं, घरों, स्कूलों, संस्थानों, अमृत सरोवरों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण, देशभक्ति फिल्म प्रदर्शन सहित कई प्रेरक कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं। सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया है और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 2.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। इसके ठीक साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसकी थीम है स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इस दौरान तमाम मंत्रालय, विभाग और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरे जोश के साथ इस मुहिम को सफल बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में हर घर तिरंगा को लेकर जोश इतना हाई है कि 5 लाख लोगों ने स्वयं को वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत किया है। तो आप भी देश के गौरव और सम्मान से जुड़ें और तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर harghartiranga.com पर अपलोड करें। चंद्रशेखर, DD न्यूज। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी 15 अगस्त को सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए। इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से सहयोग लेने की अपील भी की गई है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार से बर्खास्त किए गए सहकारिता मंत्री KN राजन्ना की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। KN राजन्ना ने कहा है कि उन्हें पद से हटाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। राजन्ना का इस्तीफा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर दिए गए उनकी विवादित टिप्पणी के बाद आया, जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाती थी। राजन्ना ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। Not an ordinary member. He was a senior cabinet colleague in Siddaramaiah cabinet, a senior most leader from scheduled tribe community. So entire Karnataka is curious about to know the reason what exactly went wrong, why his resignation was sought and why he was dropped from the cabinet. So entire Karnataka is eagerly waiting for answers from the Chief Minister Siddaramaiah.
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में शुरू किया गया ये दिवस युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भविष्य में उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के युवाओं की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है जो वैश्विक गंभीर चुनौतियों पर केंद्रित होता है। इस वर्ष की थीम है यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए युवा। यह जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को परिवर्तनकारी बनाने के लिए कौशल, अवसर और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक अभियानों और कार्यशालाओं से लेकर सामुदायिक परियोजनाओं और नीतिगत संवाद तक आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और युवा नेतृत्व वाले संगठन दुनिया भर में आयोजित करवाते हैं। यह दिन भारत में देश के जनसंख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जहाँ स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल युवा भारतीयों को नवाचार करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि आज के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और दूरदर्शिता कल की आधारशिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर आज कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन हाथियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 60% जंगली हाथियों की आबादी भारत में ही रहती है। हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। हाथी हमारे देश की परंपराओं और संस्कृति में गहराई से समाये हुए हैं। कोयम्बटूर में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लगभग 5000 स्कूलों के करीब 12 लाख स्कूली बच्चे इसमें शामिल होंगे। एशिया की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक पशु मेलों में से एक डिडवाना कुचामन जिले का परबतसर वीर तेजा पशु मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए देश भर में पहचान रखने वाला ये मेला न केवल किसानों और पशुपालकों का केंद्र है, बल्कि यहाँ आने वाले खरीदारों के लिए भी ये एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से आए खरीदार इन दिनों मेले की रौनक को और बढ़ा रहे हैं। राजपूताना रियासतों के दौर में पिछले 200 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही परंपरा के तहत हर साल डिडवाना कुचामन जिले के परबतसर में वीर तेजा मंदिर के पास स्थित विशाल मैदान में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। पशुपालन विभाग की ओर से सजावट, पशु देखभाल और खरीद बिक्री की सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। पशु मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से खरीदार नागौरी नस्ल के बैल, ऊंट और अन्य पशु खरीदने आते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला एशिया में प्रसिद्ध पशु मेला है। यह है राजस्थान में राजा महाराजाओं के टाइम से लगता हुआ आ रहा है। इसमें काफ़ी दूर दूर से पशु आते हैं, गाय, भैंस, जो ऊंट, और ये नागौरी नस्ल के बैल और बछड़ों के लिए फेमस मेला है। परबतसर का ये मेला खास तौर पर नागौरी नस्ल के बैलों के लिए मशहूर है। हालांकि कुछ वर्षों से 3 साल से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर पाबंदी के कारण बाहरी राज्यों के कुछ पशुपालकों का रुझान थोड़ा कम हुआ है। बावजूद इसके नागौरी नस्ल के बैलों की मांग आज भी राजस्थान से बाहर खूब है। परबतसर का मेला 20 साल ज्यादा पड़दादा चालू है। बच्चा बिकता है बढ़िया, किसानों की पैदावार है, इसलिए इस मेला में किसानों की यही फायदा है कि फायदा में 12 महीने काम चल रही है, इसी वास्ते मेला में।
पशु मेले में बैलों के साथ साथ ऊंट, घोड़े, भैंस और अन्य पशुओं की भी खरीद बिक्री होती है। पशुपालन विभाग यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जैसे सबसे ताकतवर बैल, सबसे सुंदर भैंस या सबसे अच्छे तरीके से सजे हुए पशु की प्रतियोगिता। विजेता पशुपालकों को सम्मानित भी किया जाता है। हम पंजाब से आए हैं, हर एक साल आते हैं यहाँ पे, और हमको ये जो नुगौरी नस्ल के बैल हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम इनको खरीदने के लिए आते हैं। हम 10-12 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के बैल, नागौर के बैल पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। अनेक प्रांत से यहाँ व्यापारी आते हैं और हम भी यहाँ पशु मेला देखने के लिए आए हैं और देखते हैं कोई अच्छा बैल हमें मिल जाए तो हम भी लेके जाएंगे, अच्छा पाडा मिल जाए तो पाडा भी लेके जाएंगे। हम भी किसानी से जुड़े हुए आदमी है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। परबतसर का वीर तेजा पशु मेला सिर्फ खरीद बिक्री का केंद्र नहीं, बल्कि ये राजस्थान की पशुपालन परंपरा, ग्रामीण संस्कृति और किसानों की मेहनत का उत्सव भी है। नागौरी नस्ल के बैलों की ताकत, ऊंटों की शान और ग्रामीण बाजार की चहल पहल इसे देखने वालों के लिए यादगार अनुभव बनाती है। ये मेला न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी बेहतरीन माध्यम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव को स्थानीय पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वो बंजारा हिल्स स्थित पेदम्मा मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान कुमकुरार्चना भाग लेने पहुंचे थे। ये कदम हाल ही में मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियातन उठाया गया है। भाजपा नेताओं ने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राव को उनके निवास पर नजरबंद कर दिया। फिलहाल उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। ये पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। इस मुलाकात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध नहीं होता, ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता था। इसलिए मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने जा रहा हूं और मैं उनसे कहूंगा कि आपको ये युद्ध खत्म करना होगा। ये बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहाँ जाएं। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत रचनात्मक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला टैरिफ संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले आया है। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच टैरिफ संघर्ष विराम 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था। अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में पिछले महीने हुई बातचीत के बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि टैरिफ डेडलाइन बढ़ सकती है। यदि ये समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो अमेरिकी टैरिफ चीन से आने वाले सामानों पर अप्रैल में लगाए गए अपने सर्वोच्च स्तर पर वापस चले जाते। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया था, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ धातु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र में बैठक के दौरान इजरायल और गाजा आमने सामने भिड़ गए। गाजा पर कब्जा करने की इजरायली योजना के सिवाय अमेरिका के सभी देशों ने निंदा की। बैठक में मानवीय संकट के समाधान पर चर्चा हुई। फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने बैठक के दौरान कहा कि सहानुभूति पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी होगी। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने गाजा में इजरायल को लेकर आक्रामक बताने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। इसी क्रम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा नहीं, बल्कि उसको हमास से आज़ाद कराना है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद ही गाजा में इजरायल द्वारा अब तक की सबसे भारी बमबारी की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को ऐलान किया कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ऑस्ट्रेलियाई सेना के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं। उनके साथ भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई वारंट ऑफिसर किम फेल्मिंघम ने भारतीय सेना के सूबेदार मेजर गोपा कुमार एस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सैनिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों समेत सेना से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
चिप बनाने वाली अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां एनवीडिया और AMD अब चीन में चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देंगी। ये समझौता ट्रंप सरकार के साथ किया गया है। इस समझौते में कंपनियों के सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वो चीन में अपनी हाईटेक चिप्स बेचती हैं तो उन्हें अपनी बिक्री का कुछ हिस्सा अमेरिका की सरकार को देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की वजह से इन कंपनियों की चीन में बिक्री पर कंट्रोल भी लगाया जा सकेगा और सरकार को भी मुनाफा होता रहेगा। अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने इस चिप की चीन में बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस सौदे के तहत बिक्री की इजाजत मिल गई है। खेल की खबरों में भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजान फेथ कोलाजो को 2-0 से मात दी। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का कोई पदक पक्का हुआ है। आज होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मैंग्यू चेन से होगा। भारतीय मुक्केबाज रितिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हेवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रितिका के स्वर्ण पदक ने बैंकॉक में हुई एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के अभियान का शानदार समापन किया। भारतीय टीम ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 मेडल जीते। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित एस्कॉट रेस कोर्स में आयोजित शिरगर कप 2025 में भारतीय घुड़सवार सूरज नारेडू ने इतिहास रच दिया है। मैजिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर 40 वर्षीय नारेडू की कप्तानी में टीम एशिया ने पहली बार में ही खिताब जीतकर नया कीर्तिमान रचाया। जापानी जॉकी रयुसेई सकाई और मिराई इवाता के साथ मिलकर नारेडू ने 6 में से 2 रेस जीती और 1 में दूसरा स्थान हासिल किया। रोमांचक मुकाबले में एशिया ने यूरोप को महज 1 अंक से पछाड़ा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती है। अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में जन्मे साराभाई ने देश की तरक्की और विज्ञान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साराभाई के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आइए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। धरती के चक्कर लगाती ये सैटेलाइट्स, रिमोट के बटन से बदलती टीवी की ये जादुई दुनिया, माउस के एक क्लिक पर मौसम का हाल बताता ये मॉनिटर और अंतरिक्ष में एक के बाद एक सफल मिशन। सब कुछ कितना दिलचस्प लगता है ना। ये तस्वीरें जितनी रोचक हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। आज से 6 दशक पहले जब अंतरिक्ष हमारे लिए सिर्फ आसमान का दूसरा नाम था, तब एक शख्स ने इसे भारत के भविष्य से जोड़ने का सपना देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को देश के विकास का औजार बनाया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। साराभाई बचपन से ही सवालों और जिज्ञासा से भरे हुए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रे पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लिहाजा साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो आगे चलकर इसरो बनी। Dr. Vikram Sarabhai is the father of our space program. His efforts and initiatives led to the formation of the Indian space program, and his vision led us to become where we are today. Dr. Sarabhai has played a major role in defining the scientific landscape of the country and making it where we are today. विक्रम साराभाई का मानना था कि यदि विज्ञान को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की नींव रखी, जहां से 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। इस लॉन्चिंग ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को एक नई दिशा दी। साराभाई के मार्गदर्शन में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई
इन वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के साथ ही PSLV, GSLV, मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों के मार्ग प्रशस्त किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने IIM अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की भी नींव रखी। सन 1975 में नासा के सहयोग से शुरू हुआ साइट प्रोग्राम भी साराभाई के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था। इस प्रोग्राम ने सामाजिक विकास में टेलीविजन प्रसारण की क्या भूमिका हो सकती है, उसे प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने लाया। सन 1971 में महज 52 साल के उम्र में विक्रम साराभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा, ईसा समेत दुनिया के तमाम एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साराभाई के सोच से शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब स्पेस में भारत की नई कहानी लिख रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की 106वीं जयंती पर हर भारतवासी गर्व से कह सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रॉकेट से लेकर रेडियो तरंगों तक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत की वैज्ञानिक सोच को सिर्फ अंतरिक्ष तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां टिकने और प्रतिस्पर्धा करने की भी क्षमता दी। आज जब भी कोई भारतीय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है, तो उसमें साराभाई के सपनों की सोच की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, जो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साराभाई की जयंती पर देश उन्हें दिल से नमन कर रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं सचिन मिश्रा, DD न्यूज़।